गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जाफर एजुकेशनल बोर्ड में आपका स्वागत है। आप लोग को पता चल ही गया है कि क्लास 10 का जो सेट 1 मॉडल सेट 1 है वो निकल चुका है। उसका आज हम लोग मैथ का जो सेट है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तुम्हारा 4 ऑप्शन है, तो इसमें 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देख सकते हैं आप लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 से इसको भाग देंगे, 2 साथी 14, 0। मतलब अगर संख्या जो है वो अगर सम संख्या हो तो फिक्स है 2 से डिविजल होता है। अब फिर 70 को देते हैं, 70 को 2 3 6, 1 बचा 10, 2 5 10। फिर 35 को 35 का फिर देखेंगे तो 35 का होगा 5 साथी 35। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 साथी 140, यानी आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप होता है, यह संख्या निम्न में से क्या है? तो यह संख्या विषम संख्या है। यह संख्या जो है वो क्या है? विषम संख्या है। हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे विषम संख्या होगा। ये विषम संख्या कैसे विषम संख्या है ना, जैसे ये 6q + 5 है तो इसमें q का कोई भी मान रखे तो उसमें विषम ही आता है। जैसे 6q का मान 1 रखते हैं, गुना 1 + 5 तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। 6 के 6 + 5 11। अगर q के जगह 2 रखते हैं तो इसमें भी एक विषम संख्या ही आएगा। 2 दूना 6 दूना 12, 12 5 17। इसीलिए ये जो 6q + 5 के रूप में है ये आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा। इसको पहचानने का एकदम आसान तरीका है। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला अगर सम है तो सम होगा और लास्ट वाला अगर विषम है विषम होगा। शर्त है कि इधर वाला जो डिजिट है q के साथ वो सम होना चाहिए, ऑलवेज भी इवन होगा ये वाला। उसके बाद इधर अगर यदि विषम है तो विषम संख्या, सम है तो सम संख्या। तीसरा क्वेश्चन है 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और √3 किसी भी नंबर के साथ प्लस में हो या माइनस में हो या गुना में हो। अगर कोई भी अपरिमेय संख्या किसी के साथ प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है या गुना हो जाता है तो उस नंबर को भी अपरिमेय संख्या बना देता है। तो √3 अपरिमेय, इसलिए हल अपरिमेय संख्या हो गया। अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो है 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें से जो है a इज इक्वल टू bq + r होगा, क्योंकि जो विभाजन की सत्यता की जो जांच है, विभाजन की सत्यता का जांच जिसमें होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसी तरह यहाँ भाज्य a है, उसके बाद भाजक b है, भागफल q है और शेषफल r है, इसीलिए a बराबर bq + r होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका जो है इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से निकाला जाता है, जिसको हम यहाँ डिफाइन कर दे रहे हैं। जैसे इसका फार्मूला है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला से बनता है। इसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो x² हो जाएगा, शून्यकों का योग तुम्हारा 3 × x तो -3x होगा और शून्यकों का गुणनफल -2 है, तो आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। 5 नंबर है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ में आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना है? तो शून्यकों की संख्या आपका जो है वो 3 हो जाएगा। 3 इसलिए कि आप देख रहे हैं ये जो लाइन गया है, कर्व जो गया है, वो वाला x एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना बार प्रतिच्छेद करके टच करके x एक्सिस को पार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ 3 बार इसको क्या कर रहा है? x एक्सिस को प्रतिच्छेद करके पार हुआ है, इसीलिए शून्यकों की संख्या आपका 3 हो गया। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देते हैं कि इसमें आप देखिए तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगा। इसमें यहाँ 1 बार प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ किया, यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। तो इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे ना, ये जो है
दोनों में आप देख सकते हैं ये दोनों में 4 कॉमन है और u कॉमन है, तो 4 और u कॉमन है तो बच गया u प्लस 8 बच गया। तो आपका यहाँ से हो जाएगा ये जब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और आपका यहाँ हो जाएगा 4u बराबर 0 और एक हो जाएगा u प्लस 8 बराबर 0। तो तुम्हारा u इज़ इक्वल टू 0 बटे 4 यानी 0 और यहाँ पर जो है कॉमन लेंगे 4u तो यहाँ 2 बचेगा तो u प्लस 2 यानी इज इक्वल टू -2 होगा। यानी आप देख सकते हैं इसका 2 शून्य निकला है, एक 0 एक -2, यानी आंसर होगा A और C, और A और C है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रैखिक युग्म जो दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है तो निम्न से कौन सा कथन चुने। तो देखो ये जो है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो अगर तीनों इक्वल होता है तो इसका अनेक हल हो जाता है। इसका जो होता है क्या हो जाता है, अनेक हल हो जाता है, इसका बी वाला होगा। आप ये जो चैप्टर है चैप्टर 13 है तो उसमें देख सकते हैं 3 कंडीशन होता है। ये पहला कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों इक्वल होता है तो अनेक हल होता है। और इसमें ये 2 इक्वल और तीसरा वाला इक्वल नहीं होगा तो इसका क्या होता है, इसका जो होता है इसका कोई हल नहीं होता है और अद्वितीय हल होगा। जब यहाँ a1 बाई a2 डजंट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो इसका अद्वितीय हल होगा। और इसमें तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल होने से क्या होता है, अनेक हल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें बताया है कि समीकरण ये जो है ये 2 रैखिक समीकरण दिया है तो ये किस फॉर्म में है, संपाती में है, समांतर में है या प्रतिच्छेदी है या लंबवत है। तो इसको निकालते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे होगा, a1 बाई a2 के फॉर्म में होगा। जैसे पहला है a1 बाई a2, जो तुम्हारा a1 6 है और a2 3 है, जिसको कैंसिल करने के बाद 2/1 आएगा। और दूसरा b1 बाई b2 निकालेंगे जो तुम्हारा है -2 बटे -1, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो +2/1 आएगा। फिर c1 c2 निकालेंगे तो c1 है 9/12, जिसको 3 से कैंसिल करने से 3 3 9, 3 4 12। तो आप देख सकते हैं इसमें शुरू का जो है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है और तीसरा वाला इक्वल नहीं है। तो ऐसा फॉर्म रहता है तो वो होता है समांतर, और अगर तीनों इक्वल रहता तो वो होता है संपाती, और नहीं कोई भी इक्वल नहीं होता तो वो होता है प्रतिच्छेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका हल करना है। ये जो रैखिक समीकरण 2 है तो इसका हल करना है। तो इसका हल करना बहुत ही ईजी है, जोड़ देंगे दोनों समीकरण को या दोनों समीकरण को घटा देंगे। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं कैसे होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार होगा कि इसमें जो है क्वेश्चन है x प्लस वाई, क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 6 और है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो घटाएंगे तो अपोजिट साइन लगता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो इसका साइन प्लस और इसका माइनस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका साइन प्लस और इसका हो गया प्लस, प्लस 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 हो जाएगा तो 1 1 2 वाई हो जाएगा, और इधर यहाँ घटा होगा 4 2 दूना 4, तो y बराबर 2 हुआ। और y बराबर अगर यहाँ 2 पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, जैसे पहला इक्वेशन में y बराबर 2 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 4 पुट आंसर आ जाएगा। इसीलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघाती समीकरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको चारों को एक्सपेंड करना पड़ेगा, चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। और चारों में से द्विघाती समीकरण इस फॉर्म में रहता है। आप लोग जानते ही हैं कि द्विघात समीकरण जो है इस फॉर्म में रहता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इस फॉर्म में रहता है तो हम सॉल्व करते हैं, पहला वाला सॉल्व करते हैं। जैसे पहला सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है x को x से गुना करेंगे, x² x इंटू -3 3x इज इक्वल टू x² -7। ये नहीं होगा क्योंकि x² कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होगा a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू x² माइनस 5x। तो इसमें भी x² कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा जो है, तीसरा देखते हैं। तीसरा है x² a² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर और 2 से गुना करेंगे 2x माइनस 3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सी जो है वो आंसर होगा। द्विघात समीकरण माने x का पावर 2। सॉल्यूशन करने के बाद अगर फाइनल आंसर में एक्स स्क्वायर रह रहा है तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूलों की प्रकृति कैसा है। आप लोग जानते हैं मूलों की प्रकृति के लिए हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ता है। अगर उसका वैल्यू 0 से कम हो रहता है यानी माइनस रहता है तो वो हो जाता है वास्तविक नहीं, और 0 से अगर ज़्यादा रहता है यानी पॉजिटिव में तो उसका होता है वास्तविक और समान। और उसके बाद अगर 0 से ज़्यादा रहा प्लस में तो उसका होता है वास्तविक और असमान, और अगर 0 रहता है तो वो हो जाता है, अगर डी का वैल्यू 0 आए तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाता है। जैसे इसको निकालते हैं, आप देख सकते हैं यह द्विघात समीकरण में जो है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो तुम्हारा ए हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है और सी बराबर -1 है। अब डी निकालते हैं जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर बी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए के जगह 1 पुट करेंगे और बी के जगह फिर पुट करेंगे, आप ए के जगह 1 और सी के जगह -1 पुट करेंगे तो +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। यानी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है उसका मान ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव में रहने से होता है वास्तविक तथा असमान, इसीलिए आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन उसी पे है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो दो भिन्न वास्तविक मूल तभी होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 रहा तो उसमें होता है दो भिन्न वास्तविक मूल, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहा तो इसका होता है दो बराबर, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 होता है तो इसका क्या होता है, कोई वास्तविक हल ही नहीं होता है, मूल ही नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका विविध कर क्या होगा। तो विविध कर वही डी का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, विविध कर निकल जाएगा। जैसे इसमें देख सकते हैं ए बराबर 1 है, बी बराबर -1 है, सी बराबर 3 है और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसमें यह डी का वैल्यू निकालेंगे, उसी को विविध कर कहते हैं। तो बी स्क्वायर बी है -1 का स्क्वायर करेंगे +1 और 4ac 4 इंटू a1 और c 3 है, गुना करेंगे 12 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, -11 आएगा। तो -11 जो है वो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला है जो एपी से क्वेश्चन है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाले एपी का nवां पद क्या होगा। तो ये तो आप लोग देख के मार सकते हैं, इसका फार्मूला ही होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जो आपका क्या है ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इसका जो है फार्मूला ही ये होता है। अब अगला है ये जो एपी दिया है जिसमें 10 7 4 है, इसका तीसरा पद क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं ए बराबर 10 है और डी जो सार्वंतर कहते हैं इसके बीच का अंतर -3 है, 7 - 10 डी निकालते हैं a2 - a1 जो -3। अब a30 तो a30 का फार्मूला होता है आप लोग जानते ही होंगे, a + 29 डी होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा ए जो है ए आपका यहाँ पर 7 है प्लस 29 इंटू डी जो है वो आपका यहाँ -3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस माइनस 3 9 27 2 3 दूना 6 2 8 तो आ जाएगा -77 और -77 आपका ऑप्शन सी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। तो यानी इसमें जो दिया हुआ है ये एपी में क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं। ए बराबर 3 डी बराबर 5 हो जाएगा, डिफरेंस जो है 5 का है, और 78 जो दिया है वो ए एन दिया है। तो इस फार्मूला में अगर पुट करेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी तो आ जाएगा ए एन 78 है, ए आपका कितना है, ए आपका 3 है, एन फाइंड करना है कौन सा पद है, और डी आपका कितना है 5 है। 78 इसको इधर 3 लाएंगे माइनस हो जाएगा 75 और इधर 5n -5। अब 5n हो गया और इज इक्वल टू 75, इस माइनस को इधर लाएंगे तो +5 हो जाएगा 80 और 16 × 5 80 यानी 16वां पद हो जाएगा जो आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये ऑप्शन बी होगा। ये थ्योरम एक होता है, उसमें 6 चैप्टर में है कि कोई भी त्रिभुज समरूप तभी होता है, उसका 2 ही कंडीशन है कि उसकी जो संगत कोण है वो बराबर होगा या संगत भुजाएं जो है वो क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा, मतलब समानुपात में होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी बोल रहा है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 का है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल जो अनुपात होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, जो भुजा का अनुपात होता है उसका क्या होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ये एक थ्योरम है जो आपका उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ट्राइंगल एबीसी में जो है AB बराबर 6√3 है और AC बराबर 12 है और BC बराबर क्या है 6 है, तो एंगल B क्या होगा। तो इसमें फिक्स है कि एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कोई कहने वाला बात ही नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल B 90 डिग्री होता है, तभी वो ट्रिगोनोमेट्री का सारा फार्मूला जो रूल है अप्लाई होता है किस पे, ना समकोण त्रिभुज में। तो इसमें कोई कहने वाला बात नहीं है, इसमें क्या होगा, एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अभी जो है 21 नंबर है, मूल बिंदु से 3-4 का डिस्टेंस निकालना है। तो मूल बिंदु मतलब क्या होता है, मूल बिंदु मतलब एक पॉइंट हो गया 0 0, मूल बिंदु मैंने 0 0, दूसरा पॉइंट हो गया 3 4, और इसको बाय डिस्टेंस फार्मूला जो दूरी सूत्र होता है उससे अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है, x2 - x1 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। यानी इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5 मात्रक होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालना एकदम इजी है। मध्य बिंदु क्या करना है, जैसे x कोऑर्डिनेट का मध्य बिंदु निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3 जो ऑप्शन नंबर सी में है, और 5 7 12, 12 का आधा 6 जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी यदि 2 sin A = sin 2A है तो A बराबर कितना होगा, 0, क्योंकि इसमें एंगल A की जगह 0 पुट करेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, 0 0 वैल्यू आएगा, तब LHS = RHS होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री = 0 डिग्री होगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये भी क्या होगा, साइन cos 48 जो होता है वो साइन 42 के इक्वल होता है, माइनस इधर साइन 42 होगा, जिसको कैंसिल करके क्या होगा, 0 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है साइन A बराबर 3/5, तो कॉस A क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं साइन A बराबर 3/5 है, साइन का फार्मूला होता है P/H। तो यहाँ से देख सकते हैं P कितना है 3 और H कितना है 5, तो B निकालना पड़ेगा। तो B = क्या होगा, √H² - P²। तो H मैंने 5 का स्क्वायर 25 - 9 जो 16 होगा, 16 का 4 निकलेगा। तो आप जानते हैं कॉस बराबर B/H होता है, तो B 4 है और H 5 है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4/5। क्वेश्चन है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऐसे एक मीनार खड़ा है धरती पर सीधा, और नीचे एक बिंदु है, वहाँ से इसका पाद बिंदु एक बिंदु है, इसके डिस्टेंस 15 मीटर है। कितना है, 15 मीटर। इससे एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया और इसका एंगल 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई जो है ये है, इसको x मान लेते हैं, कितना होगा। तो यहाँ देखो ये P कहलाता है, ये B कहलाता है। तो P/B = 10 होता है, इसलिए 10 60 डिग्री = क्या होगा, x/15 होगा। 10 60 का मान होता है √3 = x/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 15 √3 होगा, जो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल PQR जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। एक ट्राइंगल है इस प्रकार, ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल PQR, ये Q जो है ये समकोण है जिसमें PQ 3 है और PR जो है 6 है। तो एंगल OPR, एंगल QPR क्या होगा। तो एंगल QPR ये एंगल क्या होगा। तो देखिए P ये B ये H, तो हमारे पास है B/H। तो साइन थीटा = तुम्हारा हो जाएगा 3/6, और यानी साइन थीटा = 1 इसमें कॉस थीटा होगा। B/H है तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, और कॉस का 1/2 मान होता है आपका साइन थीटा = यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनंत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पे दो स्पर्श रेखा, एक है PQ, ये केंद्र O से जाने वाली एक रेखा इस प्रकार मिलती है। तो ये जो स्पर्श रेखा होता है वो 90 डिग्री में होता है, और यहाँ से जो रेखा मिल रहा है वो क्या है, OQ जो है वो 12 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, जो हो जाएगा अंडर रूट, घटाएंगे तो तुम्हारा 119, जो ऑप्शन नंबर डी है, रूट 119। अब अगला है, यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा 110 डिग्री और इतना है तो दूसरा कितना होगा। इसका तो आंसर डायरेक्टली बता देते हैं, इसका आंसर 70 डिग्री होगा। कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक ट्रायंगल है, दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है, यदि TP और TQ केंद्र O से दो स्पर्श रेखा, एक TP है और एक TQ है, TP और एक TQ है, तो यहाँ से रेडियस को मिलाएंगे यहाँ, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल POQ ये 110 डिग्री है। तो एक थ्योरम पढ़ा होगा इसमें 10 चैप्टर में कि ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, तो ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 डिग्री के केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री इंटू πr², उस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। फार्मूला है θ/360 डिग्री, जो इसका है फार्मूला θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो आपका थीटा जो है यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री है बटे 360, पाई का वैल्यू 22/7 और r 14 है, तो 14 इंटू 14 कैंसिल करेंगे 6 बार में, 7 दूना 14, 2 तिये 6, इसको गुना करेंगे तो होगा 14 दूना 28, 14 दूना 28, 2 30, 308/3, जो ऑप्शन नंबर डी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण P डिग्री है, तो क्या हो जाएगा P डिग्री πr² बटे 360 डिग्री, जो ऑप्शन डी है, जो क्या है, ऑप्शन डी, P/360 डिग्री इंटू πr²। 33 है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 है, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा जो इन वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। परिधि का हम लोग फार्मूला डालेंगे, परिधि बोला है तो परिधि वाला फार्मूला डालते हैं। परिधि वाला फार्मूला होता है 2πr, तो बड़ा वृत्त का जो है 2π कैपिटल R, और ये जो है दो छोटे वृत्त जो 2πr1 प्लस 2πr2 के बराबर है। तो यहाँ से 2π कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके, तो बचेगा r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, और r1 आपका 19 है, r2 9 है, 19 9 28 हो जाएगा। ये हुआ इसका आंसर बी वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं जो 12 मीटर, 9 मीटर और चौड़े तथा 8 मीटर कमरे में रखी जा सकती है। तो इसका आसान तरीका है √L² प्लस B² प्लस H² होता है ना, तो 12² प्लस 9² प्लस 8², तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का 9 9 81, 8 का 8 8 64, सबको जोड़ेंगे तो होगा 4 5 4 9 9, उसके बाद 6 8 14 14, 6 8 14 14 और 4 18 और 1 1 2 289 आया, जिसका 17 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको L बोलते हैं, L इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू होता है √r² प्लस H²। तो √r व्यास 10 दिया है तो r 5 होगा, 5 5 25 और H तुम्हारा दिया है 12, 12 12 144, जोड़ेंगे 169 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट 13 होगा। तो योर ऑप्शन इज 13 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर वो ए में है, तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाएगा, और इस बच्चे ने इस गोले के आकार को बदल दिया। तो गोले की त्रिज्या मतलब पहले शंकु था उसको बदल के गोला बना दिया है। तो कोई भी एक रूप से दूसरा रूप में शेप में फॉर्म करते हैं तो उसमें उसका क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो सेम रह जाता है। मतलब इसमें शंकु का आयतन बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, गोले का आयतन होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3πr² H, जो इज इक्वल टू क्या होता है 4/3
गोला है तो गोले का आर, इसका आर को हम दूसरा मान लेते हैं, इसका R1 स्क्वायर मान लेते हैं, इसको R2 का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पाई पाई कैंसिल हो रहा है, 3 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो बच रहा है R स्क्वायर एच। तो इसका R जो है वो, इसका R है 6, तो 6 इंटू 6, एच तुम्हारा कितना है, एच तुम्हारा इसका 24 है, इधर बचा 4 इंटू इसका रेडियस जो R2 माने हैं, R2 का क्यू होता है, स्क्वायर नहीं होता है, R2 का क्यू होता है। अब यहाँ कैंसिल करेंगे, 4 छोक 24, तो देख रहे हैं इधर RQ है और इधर 6 का क्यू है, यानी इसका जो रेडियस होगा वो 6 होगा, जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ये रिलेशन होता है माध्य माध्यक बहुलक में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन जो है ऑप्शन बी वाला जो है वो सही है कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, यही ऑप्शन क्या है, सही है। अब अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में इसमें कौन सी पारयिकता नहीं हो सकती किसी भी घटना का, तो वो है माइनस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है 0 से 1 तक होता है, और ये नेगेटिव आया मतलब 0 से कम हो गया। इसमें 40 नंबर में है P इज इक्वल टू इतना है, तो E नहीं की पारयिकता, तो 1 में इसको घटा दो, क्योंकि टोटल 1 होता है, तो 1.00 में 0.05 घटा दो, तो आपका 95, 0.95 आंसर। तो इसका जो पहला पोर्शन था ऑब्जेक्टिव वाला 40 क्वेश्चन वो हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अगला पार्ट में हम बनाएंगे।